माफ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा पावर कट की वजह से टेक्निकल इश्यू आ गया था, इसकी वजह से क्लास बीच में खत्म हो गई। हमने क्या पढ़ लिया, 33, 34 और 35 आर्टिकल हमने देख लिया जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। 33 में हमने क्या देखा कि संसद द्वारा पुलिस बल, सशस्त्र सैनिक बल और खुफिया एजेंसी पर क्या लगाया जा सकता है, इनके फंडामेंटल राइट लिमिट किए जा सकते हैं। 34 में हमने देखा कि जहां पे मार्शल लॉ लागू है वहां पे फंडामेंटल राइट लिमिट हो सकते हैं। 35 में हमने देखा कि संसद क्या कर सकती है, कानून बना सकती है, केवल संसद ही कानून बना सकती है, किससे रिलेटेड, फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु, यहाँ की सरकारें कानून नहीं बना सकती। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो हमें देखना है वो है एक एक करके फंडामेंटल राइट से रिलेटेड संवैधानिक प्रावधान। कौन, आर्टिकल नंबर 14 से हमारे क्या शुरू होते हैं, फंडामेंटल राइट शुरू होते हैं, वो चीज हमें यहाँ पर अब पढ़ना हम शुरू करेंगे। ठीक है, आर्टिकल नंबर 14 से 18, सबसे पहले ऊपर डाल लो क्या है, हम पढ़ रहे हैं संवैधानिक प्रावधान। ठीक है, और किससे रिलेटेड, फंडामेंटल राइट जो एग्जैक्ट दिए हुए हैं, जो हमने लिस्ट डिस्कस की है वही फंडामेंटल राइट्स हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। 14 से लेके 32 तक जो हमने लिस्ट में डिस्कस किया था, अब वो फंडामेंटल राइट हमारे शुरू हो रहे हैं। पहली बात करें आर्टिकल 14 से 18, आप लोगों को खुद बताना है कि 14 से 18 में क्या दिया गया है, बताओ आर्टिकल 14 से 18 में क्या है। आर्टिकल 14 से 18 सबसे पहला हमारा ये ग्रुप आता है, और इस ग्रुप की यदि बात करें तो इसके अंदर है समानता का अधिकार। ठीक है, क्या है इसके अंदर, समानता का अधिकार। और सबसे पहले जो इसमें हम लाइन वाइज डिस्कस करेंगे वो क्या है हमारे आर्टिकल्स में, आर्टिकल पहला जो डिस्कस करेंगे आर्टिकल नंबर 14। ठीक है, आर्टिकल नंबर 14 शुरुआत करें। ठीक है, एक एक आर्टिकल क्या क्या उसके अंदर लिखा हुआ है, क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, बहुत ध्यान से चीजों को सुनना है। देखो आर्टिकल नंबर 14 के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, जो कि समानता के अधिकार का पहला आर्टिकल है। क्या देखने को मिलता है, दो कॉन्सेप्ट हमें देखने को इसके अंदर मिलते हैं। एक तो विधि के समक्ष समता, दूसरा विधियों का समान संरक्षण, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, वर्ड ध्यान से सुनना, दो शब्द इसमें हमें देखने को मिलते हैं, कौन कौन से दो शब्द देखने को मिल रहे हैं, देखो कौन कौन से हैं दो शब्द, कौन कौन से विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्वालिटी, विधि के समक्ष समता जिसको हम बोलते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ। क्या, कोई बात नहीं, इसको होने दो, इक्वालिटी बिफोर लॉ। दूसरी चीज क्या हम इसमें पढ़ते हैं, विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण, मतलब समझेंगे, अभी रुकना, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दोनों ही कॉन्सेप्ट आपसे, यदि मैं कहूं कि आपको क्या याद रखना है आर्टिकल 14 से, यही क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण कौन से आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल नंबर 14 में दिया गया है। इतना ही सवाल आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा यदि बात करें विधि के समक्ष समता का मतलब क्या है, विधि मतलब कानून, कानून के सामने सभी लोग क्या हैं, समान हैं, कानून के सामने सभी लोग इक्वल हैं, चाहे वो रिच से रिच आदमी हो, चाहे वो पुअर से पुअर आदमी हो। कानून बन गया देश में तो सभी के ऊपर क्या होगा, इक्वली अप्लाई होगा, सबको उसको फॉलो करना पड़ेगा। ट्रैफिक रूल्स चाहे रिच हो चाहे पुअर हो, दोनों को मानने पड़ते हैं, लाल बत्ती हो गई तो सब लोग रुकेंगे। ठीक है, विधियों का समान संरक्षण, इसका मतलब है कि समान परिस्थितियों में आपके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। यदि परिस्थितियां असमान है तो व्यवहार भी असमान किया जा सकता है। ऐसा नहीं है हमको सबको एक ही थाली में तोलना है कि सबके लिए हमने क्या बोल दिया कि एक ही तरीके का हम इसके साथ व्यवहार करेंगे, क्योंकि हमारे देश में तो क्या है, समानता का अधिकार है। तो भाई जिसकी परिस्थिति ही अलग है, यहाँ पे कोई एक बच्चा है
और यहाँ पे कोई एक बड़ा व्यक्ति है, आप दोनों से कहोगे कि ये जो बड़ा पत्थर का टुकड़ा है दोनों से उठाने के लिए कहोगे क्या कि आपको दोनों को उठाना है? हम केवल एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं। हम देखेंगे कि भाई ये बड़ा आदमी है, इसके पास इतनी पावर है कि ये इसे उठा सकता है, लेकिन इसके पास नहीं है तो ये नहीं उठा सकता। तो ऐसे ही जब परिस्थितियां समान हो तो हम समान व्यवहार करेंगे, अदरवाइज यदि परिस्थितियां सिमिलर नहीं है तो हम समान व्यवहार नहीं करें तो चलेगा। कोई आपसे ये नहीं कहेगा, कोई हमसे ये नहीं कहेगा, कोई सरकार से ये नहीं कहेगा कि आप समानता के अधिकार को वॉयलेट कर रहे हो, उसका हनन कर रहे हो। ठीक है, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा, ये है विधियों का समान संरक्षण। इसी के तहत हम आरक्षण की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि समाज में जो एससी हो गए, एसटी हो गए, ओबीसी हो गए, पिछड़ा वर्ग हो गया, ठीक है, या फिर महिलाएं हो गई, विमेन्स हो गई, ये क्या है, इनकी स्थिति पुरुषों के समान नहीं है, इनकी स्थिति मेंस के समान नहीं है, और साथ ही इनकी स्थिति जनरल कैटेगरी के समान नहीं है, तो इनके साथ डिफरेंट व्यवहार किया जाता है। इनकी परिस्थिति समान नहीं है, इसलिए इनके साथ व्यवहार भी समान नहीं होता। इनको कुछ स्पेशल चीजें दी जाती है, इनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस किए जाते हैं, जिसमें हम सबसे पहले नाम पढ़ते हैं रिजर्वेशन का। ठीक है, आगे चीजें और डिटेल में पढ़ेंगे जब आर्टिकल नंबर 15-16 पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आपको इतना याद रखना है, विधियों के समक्ष समता मतलब कानून के सामने सब एक समान है, विधियों का समान संरक्षण मतलब समान परिस्थिति में समान व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें तो एक चीज और याद रखने की है, जो ये कि विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है? यूके से लिया गया है। विधियों का समान संरक्षण का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। इसको भी याद रखना है, ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, याद रखना है यूके और यूएसए से दोनों कॉन्सेप्ट लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो आर्टिकल नंबर 15। देखो इस तरीके से ही आपको एक एक आर्टिकल याद करते हुए चलना है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 15। ठीक है, देखो राज्य नागरिकों के साथ केवल एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य नागरिकों के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान को लेकर सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश एवं इस्तेमाल में भेदभाव नहीं करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आई बात? क्या बोला जा रहा है, एक एक वर्ड कीवर्ड है, देखो मैं इसमें हाईलाइट करती हूँ आपके लिए क्या क्या चीजें इसके अंदर लिखी गई हैं। ठीक है, राज्य, सबसे पहली बात क्या आ रहा है, नागरिकों के साथ, सबसे पहली बात है नागरिकों के साथ। हमने क्या देखा था कि जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा था, हमने विशेषताओं में पढ़ा था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो किसके लिए हैं, जो केवल नागरिकों के लिए हैं, वो कौन से वाले हैं? 15, 16, 19, 29, 30। तो इसलिए हमें यहाँ पे वर्ड क्या देखने को मिल रहा है? नागरिक देखने को मिल रहा है। यहाँ पे राज्य ने ये नहीं लिखा गया कि राज्य लोगों के साथ, यदि लोग लिखा होता मतलब लोगों में नागरिक और गैर नागरिक दोनों आते हैं, लेकिन यहाँ पे नागरिक लिखा हुआ है, मतलब ये वाला राइट विदेशियों को प्राप्त नहीं है, उनके साथ भेदभाव किया जा सकता है यदि राज्य चाहे तो। ठीक है, इसके साथ ही आर्टिकल नंबर 14 में नागरिक शब्द नहीं लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लोगों लिखा हुआ है कि लोगों को विधि के समक्ष समता दी जाएगी, लोगों को विधियों का समान संरक्षण दिया जाएगा। तो आर्टिकल नंबर 14 नागरिकों प्लस विदेशियों दोनों पर लागू होता है। आपको इतना ये समझने के लिए आप केवल 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30 इसको याद रखो, आपका सारा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। 15, 16, 19, 29, 30 नागरिकों के लिए केवल, बाकी बचे हुए जितने हैं 14 भी उसमें आ गया, इसके बाद आया 23, 24 उसके अंदर आ गया, 25 उसके अंदर आ गया,
सारे उसके अंदर आ जाएंगे। 15, 16, 19, 29, 30 याद रखना है जो केवल नागरिकों के लिए है, ठीक है। तो राज्य नागरिकों के साथ केवल, ठीक है, केवल इन आधारों पर, ठीक है। सबसे पहले तो राज्य नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। किस चीज को लेकर? सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश और इस्तेमाल को लेकर। राज्य नागरिकों के साथ किसी सार्वजनिक स्थान या फिर सार्वजनिक संसाधन है, पब्लिक पार्क हो गया, पब्लिक यूटिलिटीज हो गई, पब्लिक वेल हो गया, सार्वजनिक कुआं हो गया, उसको इस्तेमाल करने पर रोक नहीं है किसी भी तरीके की, सब लोग उसको इक्वली एक्सेस कर सकते हैं। राज्य उसके अंदर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, राज्य या फिर राज्य की कोई भी संस्था लोगों के बीच में भेदभाव नहीं करेगी। किस चीज को लेकर भेदभाव नहीं करेगी? धर्म को लेकर, कि कोई पर्टिकुलर धर्म का है तो उसको पब्लिक यूटिलिटीज को एक्सेस करने से मना कर दिया, कोई किसी वंश का है इसलिए उसको मना कर दिया, कोई किसी जाति का है, लिंग का है, जन्म स्थान का है, इन सब चीजों को लेकर किसी भी व्यक्ति को मना नहीं किया जाएगा। किस चीज के लिए? सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश या फिर सार्वजनिक संसाधनों का इस्तेमाल करने से मना नहीं किया जाएगा। समझ में आ रहा है? इसमें क्या है हमारे पास आर्टिकल नंबर 15 कि आपको सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश करने से कोई नहीं रोकेगा। कौन नहीं रोकेगा? राज्य या फिर अन्य कोई व्यक्ति नहीं रोकेगा। किस आधार पर नहीं रोकेगा? कि आपका धर्म अलग है, हो सकता है हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, क्या किसी को पब्लिक पार्क में जाने से या फिर कुएं से पानी निकालने से इसलिए मना करेंगे क्या कि वो मुस्लिम है या फिर वो हिंदू है या फिर वो बौद्ध है? नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि हमारे आर्टिकल नंबर 15 में लिखा गया है केवल, और ये भी ध्यान रखना कि केवल लिखा गया है, मतलब यदि ये आधार के अलावा अन्य कोई आधार है तो आपके साथ भेदभाव किया जा सकता है। जैसे इसमें क्या लिखा गया है? भाषा है, भाषा नहीं लिखा गया इसके अंदर, तो यदि किसी व्यक्ति की भाषा कोई और है तो उसके साथ भेदभाव किया जा सकता है। ये अब्सर्ड सी चीज हमने सुनने में लगेगी, लेकिन बात यही है कि यहाँ पे केवल लिखा हुआ है, तो आर्टिकल नंबर 15 के अकॉर्डिंग स्टेट इन आधारों पर आपके साथ भेदभाव नहीं करेगा। आपका धर्म क्या है नहीं देखेगा, मूल वंश क्या है नहीं देखेगा, जाति क्या है नहीं देखेगा, लिंग क्या है, महिला हो पुरुष हो नहीं देखेगा, जन्म स्थान क्या है नहीं देखेगा, और आपको सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश का अधिकार दिया जाता है, पब्लिक यूटिलिटीज को एक्सेस करने का राइट दिया जाता है नागरिकों को। समझ में आया? ठीक है। अब इसमें यदि हम बात करें तो इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे ठीक है, पहला एक्सेप्शन क्या है? महिलाओं एवं बच्चों हेतु विशेष उपबंध। हमने क्या देखा कि राज्य इन 5 आधारों पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, सबके लिए क्या है? इक्वल ट्रीटमेंट सबको दिया जाएगा। लेकिन इस इक्वल ट्रीटमेंट में कुछ लोग ऐसे हैं समाज के जिनको इक्वल ट्रीटमेंट से काम नहीं चलता, हमें उनको क्या देना पड़ता है? थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, क्योंकि वो समाज में पिछड़े हुए लोग हैं, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि किसी महिला को जाने से मना कर दिया जाए क्योंकि वो महिला है। आपने अभी किसका इशू देखा था? सबरीमाला मंदिर का इशू देखा था। आप लोगों में से भी हो सकता है कुछ बच्चों ने सुना हो, साउथ में एक टेम्पल है सबरीमाला मंदिर, उसमें महिलाओं को एंट्री देने से कुछ कुछ रीजंस पे मना किया जाता है, ठीक है, कि महिलाओं को उसमें एंट्री नहीं दी जाएगी। जबकि मंदिर क्या है? पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो महिलाओं को एंट्री यदि नहीं दी जा रही तो क्या किया जा रहा है? सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश से किसके आधार पर? लिंग के आधार पर मना किया जा रहा है। तो ये क्या हो गया? आर्टिकल नंबर 15 का उल्लंघन हो गया। आप जाकर पढ़ना यदि किसी ने नहीं देखा तो, सबरीमाला मंदिर, उसका क्या इशू है, बहुत लंबा चला था वो, ठीक है। तो महिलाओं और बच्चों के साथ कभी कभी हम क्या देखते हैं, हमें भेदभाव होता हुआ दिखाई देता है। तो इस भेदभाव को रोकने के लिए महिला और बच्चों के लिए विशेष उपबंध राज्य कर सकता है। आप ये नहीं कहोगे कि राज्य क्या कर रहा है? समानता के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, राज्य को सबको इक्वली ट्रीट करना था राज्य, लेकिन इन लोगों के लिए विशेष उपबंध बना रहा है। तो राज्य बना सकता है, ये आर्टिकल नंबर 15 में खुद लिखा है कि ये समाज के बेचारे कुछ पिछड़े हुए लोग हैं तो इनके लिए उपबंध बनाए जा सकते हैं। दूसरा क्या है? एससीज के लिए, एसटीज के लिए, ठीक है, एससी एसटीज के लिए या फिर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, और आप इसी में लिख लो ओबीसी के लिए, ठीक है, ओबीसी के लिए विशेष उपबंध बनाए जा सकते हैं, विशेष
उपबंध किए जा सकते हैं। अब ये भी क्या है, समाज के पिछड़े हुए लोग हैं जिनके साथ पास्ट में क्या हुआ है, इनजस्टिस हुआ है। जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, इनके साथ पास्ट में अन्याय हो चुका है। इस वजह से राज्य इनको सभी के समान नहीं तौल सकता, ऐसा नहीं कह सकता कि सबके लिए इक्वली एक्सेस कर सकते हैं सब लोग, तो इनके लिए हमें विशेष कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको खुद पता है कि मंदिरों में जाने से SC STs को काफी टाइम तक रोका गया था, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें आगे ना हो, इसके लिए राज्य इनके लिए विशेष उपबंध बना सकता है। राज्य क्या करता है, इसके लिए आरक्षण जैसी सुविधाएं भी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो इसके बाद 1 मिनट रुकना, एक सेकंड होल्ड करना है बस। ठीक है, यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है, देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, SC STs और OBCs के लिए विशेष उपबंध हो गए। इसके साथ ही SC STs और OBCs इनके लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश से छूट, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु छूट, ठीक है। इनके लिए जो निजी स्कूल हो गए या फिर सरकारी स्कूल हो गए, इनके लिए स्पेशल छूट का प्रावधान किया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत इनको क्या दिया जाता है, फीस में छूट दी जाती है, या फिर हम कहते हैं कि इनको ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की जाती है। इनके लिए कुछ स्पेशल सीट रिजर्व होती है जिसमें SC STs या OBCs के बच्चों को भर लिया जाता है, उनको पढ़ाया जाता है, ठीक है, और उनसे फीस कम ली जाती है। इसके अलावा यदि बात की जाए तो EWS के लिए विशेष उपबंध, विशेष उपबंध का मतलब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, आरक्षण से ही है यहाँ पे विशेष उपबंध का मतलब, ठीक है, कि इनको आरक्षण दिया जाएगा। EWS के लिए हमने देखा था कितना, 10% आरक्षण दिया गया था, अभी थोड़े टाइम पहले ही इसके लिए प्रावधान किया गया है, ठीक है। EWS मतलब कि क्या हो जाएगा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है। हमने देखा आर्टिकल नंबर 15, आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा नागरिकों के साथ, किस आधार पर, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ। लेकिन कुछ परिस्थितियां इस चीज का अपवाद है, अपवाद आपके सामने है। महिलाओं बच्चों के लिए विशेष उपबंध हो सकता है, SC STs और OBCs के लिए विशेष उपबंध हो सकता है। इसके अलावा SC STs और OBCs के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश से छूट दी जा सकती है। EWS के लिए भी विशेष उपबंध हो सकता है, उनके लिए भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी 10% रिजर्वेशन शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए मान लो उसके लिए उपलब्ध करवाया जा सकता है, EWS को विशेष उपबंध, ठीक है। यहां तक हमने क्या पढ़ा, आर्टिकल नंबर 15, ये सारे क्या है, इसके सब क्लॉजेज हैं। आर्टिकल नंबर 15 का क्लॉज 1 तो हमने पीछे पढ़ लिया, फिर ये क्लॉज नंबर 3, क्लॉज नंबर 4, क्लॉज नंबर 5 और क्लॉज नंबर 6, आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 6। तो वो क्लॉजेज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको केवल इतना याद रखना है कि इस तरीके के कुछ अपवाद भी एग्जिस्ट करते हैं, एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, थोड़ी देर बाद हम एक और क्लास करेंगे और उसमें चीजों को आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी के सेशन में इतना ही है। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करना है। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना कि कोई चीज ऐसी है, यदि आपको लगता है कि वापस से आपको रिपीट करवानी है, समझ में नहीं आई या फिर समझ में आ गई, तो समझ में अच्छी आई है या फिर नहीं आई, तो वो सारी चीजें आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।